Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about aggregate demand and aggregate supply. आज हम aggregate demand और aggregate supply के बारे में जानेंगे, जिनको हम AD और AS भी कहते हैं. So let's start. पर aggregate demand और aggregate supply के बारे में जानने से पहले दो और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं. Exant and exposed. ठीक है, एग्जैंट एंड एक्सपोज्ड आपको कई बार ये टर्म सीखेंगे तो इनका मीनिंग देख लेते हैं. एग्जैंट EXANT इसका मतलब क्या होता है? प्लान्ड और एक्सपेक्टेड. इसका मतलब होता है प्लान्ड. जैसे एग्जैंट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट प्लान टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर. ये प्लान किया जा रहा है कि इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो पहले ही प्लान बनाया जाता है. कोई चीज एक्चुअल में होने से पहले उसका प्लान बनाते हैं. तो एग्जैंट का मतलब होता है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी. तो ये प्लानिंग है. ठीक है, प्लान को कहते हैं एग्जैंट. जैसे कि आप अपना स्टडी टेबल बनाते हो ना, प्लान करते हो कि आज क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट, तो वो हो गया प्लान्ड. एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल. एग्जाम्पल, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रेट, कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया. जो प्लान बनाया था कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस साल, वो था एग्जैक्ट प्लान. और एक्सपोज मतलब एक्चुअल में असलियत में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई वो है एक्सपोज. जो एक्चुअल में होता है रियल में, और एक्सएंट मतलब प्लान्ड. ठीक है, जैसे आपने स्टडी टेबल बनाया कि दिन का क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो हो गया एग्जाम. और एक्चुअली आपने कितने पढ़े, वो हो गया exposed. So exposed is actual, examined is planned or expected. चलिए अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services that all the sectors of the economy taken together are planning to buy at a given level of income during a given period of time. सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मिलके, जिसमें सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गए, बिजनेसेस भी आ गए. ठीक है, तो सारे जो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो गुड्स और सर्विस खरीदना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब यहाँ पे देखो, ये प्लानिंग टू बाय है. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द सेक्टर्स टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय. तो एग्रीगेट डिमांड एक प्लान किया जा रहा है कि सारे सेक्टर इकोनॉमी के मिलके, चाहे वो हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, या फिर बिजनेस हो जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना, तो वो सारे मिलकर गुड्स और सर्विस जो खरीदना चाहते हैं एक टाइम पीरियड पे, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द total expenditure that all the sectors of the economy are willing to incur during a given period of time. एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के. मतलब जब सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो एक टाइम पीरियड पे, तो उस पर उसका एक्सपेंडिचर भी होगा. कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदेगा, आप कोई भी गुड्स खरीदोगे तो उसमें खर्चा होगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा. इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के. आपकी जितनी डिमांड होगी उतना आपका एक्सपेंडिचर होगा, उतना खर्चा होगा. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो ये एग्जाम टैक्स मोस्टली एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं, जो सेक्टर सारे इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं कि इस लेवल पे इस टाइम पीरियड में कितने गुड्स और सर्विस खरीदेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू लगाई जा रही है. ठीक है, तो ये प्लान है, प्लान कंसेप्ट है, प्लान एक्सपेंडिचर है. अब एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? अभी हमने देखा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है. सो एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स. जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में, तब भी यही कंपोनेंट्स थे. तो वही कंपोनेंट्स हैं कि हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ही इक्वल होते हैं. जिसके जितना डिमांड होगा उतना उसका खर्चा होगा. तो जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे ना नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में, वही कंपोनेंट इसके होंगे
एग्रीगेट डिमांड। पर देख लेते हैं इनको डिटेल में। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर means the planned expenditure on final goods and services by households during a given period of time। जो households हैं, जो घर हैं, उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनका वो गुड्स और सर्विसेज का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो घरों का खर्चा होता है उनके गुड्स और सर्विसेज पे टाइम पीरियड में, वो हो गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की प्लान्ड एक्सपेंडिचर है सब, प्लान्ड है कंसेप्ट्स। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? It is the planned expenditure on new capital goods by producers during a given period of time। एक टाइम पीरियड पे जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स हम कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स हो गए जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल गुड्स पे प्रोड्यूसर्स का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जैसे मशीनरी पे, बिल्डिंग्स पे, इक्विपमेंट पे, इन्वेंट्री पे, ये सब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फर्म्स का एक्सपेंडिचर है, प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल बिजनेस एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग। एक एक्सपेंडिचर हो गया इनका फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? फिक्स कैपिटल बिजनेस एसेट जो लंबे समय तक चलता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी एक बार ले ली तो लंबे समय तक चलेंगे, तो वो होता है उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक टाइप ये है। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो स्टॉक पे उनका एक्सपेंडिचर होता है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अब वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पे जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बनवा रहे हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस एसेट पे उनका जो खर्चा हुआ, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग जो लंबे समय तक चलने वाले एसेट हैं, इन्वेंट्री स्टॉक पे जो एक्सपेंडिचर हो गया बिजनेसेस का, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी आती है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल। अब गवर्नमेंट जो लोगों को फ्री सर्विसेज देती है, जैसे हॉस्पिटल्स, रोड्स, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है, तो उस पर सरकार का भी जो खर्चा आता है, तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल, जो लोगों को जनता की सेवा में जो सरकार का खर्चा आता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में लोगों को, वो हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जनरल गवर्नमेंट इंक्लूड, फ्री सर्विसेज में क्या क्या आता है जो सरकार गवर्नमेंट देती है? सर्विसेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। ठीक है, आपको जो डिफेंस में जो सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देती है, हेल्थ सर्विस, रोड्स, हाईवेज जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट कराए हैं, तो उन सब में गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर आया, उनका खर्चा हुआ, तो वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जनता को जो गवर्नमेंट का, सरकार का खर्चा होता है, वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स का, फर्म का खर्चा आता है कैपिटल गुड्स में, जिससे वो और गुड्स बनाएंगे। और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर, घरों का एक्सपेंडिचर होता है जो। अब आए नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ माइनस इंपोर्ट, ये बचा हुआ कितना एक्सपोर्ट है। देखते हैं इसका मीनिंग। इज द प्लान्ड नेट एक्सपेंडिचर बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो बाहर किसी दूसरे देश में भेज रहा है, दूसरे देशों में, और इम्पोर्ट कुछ दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, एब्रॉड का, कितना खर्चा आया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर उन्होंने 1000 का एक्सपोर्ट किया, 1000 का एक्सपोर्ट किया और 800 का इंपोर्ट किया, 800 इंपोर्ट किया, तो आंसर हो जाएगा 200, मतलब नेट एक्सपोर्ट हो गया 200। मतलब नेट जो एक्सपेंडिचर आया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, बाकी देशों का, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे,
जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए थे, तो वो हो जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इन सबको अगर आप जोड़ दोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बता देते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी भी बोलते हैं, ठीक है। सी से इसको डिनोट किया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई बोलते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, जी, जी फॉर गवर्नमेंट। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं, या फिर एनएक्स से भी इसको डिनोट किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब इन सबको आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो हमने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इन सबको जोड़ दिया तो आ गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम मानते हैं कि सिर्फ फार्म्स और हाउस होल्ड है। जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो देखा था कि हम सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी हमने एज्यूम की थी, कि एक जगह फर्म्स है, बिजनेसेस हैं, और एक जगह है हाउस होल्ड। ये सिर्फ दो ही सेक्टर हैं इकोनॉमी में, वहाँ पे हमने गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड नहीं किया था। तो वैसे ही टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मोस्टली हम टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं, एक हो गया हाउस होल्ड्स, एक हो गया हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक हो गया फर्म्स, बिजनेसेस, तो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर वो भी सेक्टर मान के चल रहे हो, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड नहीं कर रहे टू सेक्टर इकोनॉमी में। और आप सारे सेक्टर को लेके चल रहे हो, फोर सेक्टर को, तो यही फॉर्मूला होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर हम फोर सेक्टर इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करके चलो। लेकिन अगर हम सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं और फार्म में सिर्फ घर है और बिजनेसेस है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी आपने पढ़ा, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अब तक क्या कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे हम एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply means the final value of goods and services that all the producers in the economy are willing to supply during a period of time. It is the value of final goods and services planned to be produced by all the production units in the economy during a given period of time. तो एग्रीगेट डिमांड तो हमने देखा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो सारे सेक्टर इकोनॉमी के मिलकर खरीदना चाहते हैं, दे आर प्लानिंग टू बाय एक टाइम पीरियड पे। एग्रीगेट सप्लाई है वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो सारे प्रोड्यूसर्स सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। विलिंग टू सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई है ना, तो टोटल सप्लाई, सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं इकोनॉमी में, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब मिलके गुड्स एंड सर्विसेज की, जितना गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई करना चाहते हैं, तो जो उसकी फाइनल वैल्यू होती है वो है एग्रीगेट सप्लाई। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। अब जो प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई करना चाहेंगे, हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की, जो सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमी में टाइम पीरियड पे, तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेंगे वो उन्हें पहले प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, पहले बनाना भी पड़ेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो सारे प्रोड्यूसर मिलके प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो जो वो प्रोड्यूस करेंगे वही वो सप्लाई करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं
value of final goods and services planned to be supplied by all the producers at a particular period of time, या फिर planned to be this the value of final goods and services planned to be produced by all the producers, क्योंकि जो प्रोड्यूस करेंगे producers वही वो सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई। The value of this output equals the cost planned to be incurred on producing this output. Cost includes expenditure of payment of wages, rent, interest and profit by production units. अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीगेट सप्लाई होता है कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलके जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, लेकिन जो वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे उसमें कॉस्ट भी तो आएगी, उसमें खर्चा भी आता है ना। इट इक्वल्स द कॉस्ट प्लान टू बी इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट। अब कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, लेबर रखना पड़ेगा कुछ प्रोडक्शन करना है तो उनको वेजेस पे करने पड़ेंगे, रेंट लैंड यूज करेंगे जिसपे उन्हें रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैपिटल लेंगे किसी से तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फंड्स पे, और प्रॉफिट, और वो ये सब कर किस ले रही है, प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट का भी शेयर रखते हैं। तो कॉस्ट में ये सब आ जाएगा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल्स नेशनल इनकम। इनकम मेथड को आप करो, जो हमने नेशनल इनकम मेथड पढ़ा था, तो ये देखा था कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आ जाता है। और अभी हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई की जो कॉस्ट होती है ना, जो कॉस्ट होती है उसका इक्वल भी, उसके भी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अभी हमने देखा ना, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया इन सब की कॉस्ट। एग्रीगेट सप्लाई जो सब कुछ प्रोड्यूस करना है, मतलब सब कुछ जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आता है। तो ये सब हो गया एग्रीगेट सप्लाई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब की कॉस्ट मिलाकर। और ये हमने पढ़ा है कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जो सम होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है, इनकम मेथड में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू नेशनल आउटपुट के भी ये इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होता है नेशनल इनकम, और जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, उसका जो कॉस्ट हो जाएगा उसमें आएगा वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गया ये, और एग्रीगेट नेशनल इनकम की भी इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट। जी, अब इनकम के दो पार्ट्स होते हैं। आपकी जो भी इनकम है, ठीक है, आपकी फैमिली में जो भी इनकम होगी उसका एक पार्ट कंज्यूम किया जाता है। इनकम से हम क्या करते हैं, एक पार्ट उसका खर्च करते हैं और एक पार्ट सेव कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली या तो सारा भी खर्च सकते हो, सारा भी सेव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है सबका। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। एक पार्ट इनकम का कंज्यूम किया जाता है और एक पार्ट सेव किया जाता है। अभी हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है। नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर इनकम के इक्वल है, इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, इनकम का एक हिस्सा कंज्यूम किया जाता है, एक सेव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड क्या है था हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हम एक टेबल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक टेबल गिवन है आपको, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ इनकम है, वाई का मतलब हो गया इनकम, इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम स्टेबल मानेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है।
इनकम सबसे पहले ज़ीरो थी, इनकम ज़ीरो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100 से इनकम बढ़ रही है। तो जब इनकम ज़ीरो थी तब कंजम्पशन था 50, क्योंकि इनकम ज़ीरो होने पर भी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंसान कंज्यूम करे भाई, बेसिक नीड्स हैं, उन पर खर्चा तो होगा ही। जब इनकम ज़ीरो होने पर भी जो कंजम्पशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आप ये सोचोगे कि इनकम नहीं है तो कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो, ये सेविंग से कंज्यूम कर रहे हो, नहीं, सेविंग से कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो कंजम्पशन हो गया 50, इनकम ज़ीरो, इन्वेस्टमेंट 30। एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी हमने देखा ट्रू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो सी प्लस आई, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 80। 80 फिर एग्रीगेट इनकम हो गई 100, इनकम अब 100 हो गई। अब तो कंजम्पशन बढ़ गया 130, पहले 50 था जब इनकम ज़ीरो थी, अब इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ गया। ठीक है, खर्चा भी बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट इतनी ही रहेगी 30। तो अब एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 130 प्लस 30, 160, 160। फिर इनकम हुई 200, तो कंजम्पशन और बढ़ गई, हो गई 210। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो इनकम कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 130। जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन 130 है, इनकम से ज़्यादा है। जब इनकम 200 हुई, कंजम्पशन 210, ये भी इनकम से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट 30, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 240। ठीक है, फिर इनकम हुई 300, इनकम 300 हुई तो कंजम्पशन हो गई 290, 290। अब यहाँ पे इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई, अब कंजम्पशन इनकम से कम होगी कि इनकम और ज़्यादा बढ़ गई। जब ज़ीरो था तब 50, 100 हुआ तो 130, 200 हुआ तो 200, ऐसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही 300 हुई, इनकम कंजम्पशन हो गया 290, लेकिन अब ये इनकम से कम है, मतलब सेव किया जा सकता है इनकम को। इन्वेस्टमेंट 30, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 290 प्लस 30, 320 हो गया। फिर जब इनकम हुई 400, फिर कंजम्पशन हो गया 370। अब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट 30 और एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 400। फिर 500 हुई तो 450 कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट 30 रहेगा। फिर इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया एग्रीगेट डिमांड। फिर इनकम हुई 600, कंजम्पशन 530 और इन्वेस्टमेंट 30 है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 560। एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देख रहे हैं कि जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है। पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा थी, यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है यहाँ तक। फिर कंजम्पशन इनकम से कम हो गया, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ठीक है, चलिए एक और हम ग्राफ और हम देखते हैं टेबल, जहाँ पे हम एग्रीगेट सप्लाई का टेबल देखेंगे। यहाँ पे इनकम, कंजम्पशन, सेविंग है। एग्रीगेट सप्लाई अभी हमने देखा इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो यहाँ पे इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम है ज़ीरो, कंजम्पशन 50, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल देखा था वही, कंजम्पशन 50 भी ज़ीरो, इनकम पे भी कंजम्पशन होगी, क्योंकि किसी का खर्चा ज़ीरो नहीं हो सकता, बेसिक नीड्स तो होते हैं, बेसिक खर्चे तो होते ही हैं। तो अगर उसकी इनकम ही ज़ीरो है तो मतलब खर्चा कर कहाँ से रहा है, जो 50 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से कर रहा है, वो अपने सेविंग से कर रहा है, सेविंग से कर रहा है। तो सेविंग कम हो गई, अब 50 उसने कंजम्पशन पे खर्च दिए, तो सेविंग 50 से कम हो गई, तो सेविंग हो गई -50, -50। फिर 100 हुई इनकम, इनकम 100 हुई तो कंजम्पशन हो गया 130। ठीक है, उसका इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ गया, तो लास्ट चार्ट था वही है। और सेविंग हो गई -30। क्यों -30, क्योंकि इनकम होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर 100 इनकम है तो 130 वो कंज्यूम, इनकम से ज़्यादा कैसे कंज्यूम कर रहा है, 30 ज़्यादा ना इनकम से, इनकम उसकी सिर्फ 100 है, कंज्यूम कर रहा है 130, तो ये 30 कहाँ से आ रहे हैं, सेविंग में से। तो सेविंग कितनी कम हो रही है, -30, -30। फिर इनकम हुई 200,
तो कंजम्पशन हो गया 210। अब कंजम्पशन बढ़ गया इनकम बढ़ने से, और सेविंग -10। ठीक है, फिर 300, 290, 10। तो ऐसे करते करते अब देख सकते हैं यहाँ पे 600 पे चला आ गया उसकी इनकम। तो कंजम्पशन हो गया उसका 530। अब कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम है, और सेविंग कर पा रहा है वो 70। अब जब इनकम उसकी 600 है, 530 कंज्यूम कर रहा है, तो बाकी इनकम का बाकी हिस्सा वो सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो इस चार्ट में एग्रीगेट सप्लाईज कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो फर्स्ट में 50 माइनस 50 तो 0 हो जाएगा। 130 माइनस 30 100, 210 माइनस 10 200, 290 प्लस 10 300, 370 प्लस 30 400, 450 प्लस 50 500 एंड 530 प्लस 70 600। क्या यहाँ पे इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है? 0 0, 100 100, 200 200, 300 300, 400 400। एग्रीगेट सप्लाई इनकम की इक्वल होता है, और इस टेबल में प्रूफ भी हो गया। जो हमने अभी इनकम निकाली वो सारी एग्रीगेट सप्लाई निकाला इनकम के इक्वल था। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट। थैंक you everybody. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।